Hello students, my name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पहले तो कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम पढ़ रहे थे। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कि उस मूवमेंट को किस तरह अलग अलग तरीके से लिया अलग अलग जगहों पे। उससे पहले हम थोड़ा सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है ये गांधी जी ने लॉन्च की थी, और जब उन्होंने मुस्लिम लीडर्स अली ब्रदर्स को उसके साथ जोड़ दिया तो इसका नाम पड़ गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। वो कैसे आए वो सब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये मूवमेंट जनवरी 1921 में लॉन्च हुई थी। काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से स्वराज का मतलब निकाला गया था। आइए देखते हैं टाउन्स में यानी कि शहरों में इस मूवमेंट को किस तरह अपनाया गया था। हजारों बच्चों ने अपने स्कूल्स छोड़ दिए, टीचर्स ने जॉब्स स्कूल्स में पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया यानी कि यूज़ करना छोड़ दिया, फॉरेन क्लोथ्स को जो है जला दिया गया और उनको पहनना छोड़ दिया, और उनके बदले हमने खादी जो कि हैंडमेड क्लोथ होता है उसको पहनना शुरू कर दिया। कंट्री साइड में क्या रहा? पीजेंट्स जो हैं वो एक बेगार नाम एक टर्म है। बेगार का मतलब होता है कि जब लैंडलॉर्ड जो होते हैं मतलब ज़मींदार लोग जो हैं वो ज़मीन के बिना वाले जो पीजेंट्स होते हैं लैंडलेस लोगों को काम पे लगा देते हैं बिना पेमेंट दिए, उसको हम बेगार सिस्टम बोलते हैं। बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा बनाई जिसका नाम था उद किसान सभा। यहाँ पर डिमांड किया गया एबॉलिशन ऑफ बेगार यानी कि बेगार सिस्टम को ख़त्म कर दो। फाइनली ये हो भी गया, और कई लोगों ने गांधी जी के आइडिया को मिस इंटरप्रेट किया। कैसे मिस इंटरप्रेट किया? उनको लगा कि स्वराज का मतलब होता है बेगार सिस्टम को ख़त्म करना। अलग अलग लोगों ने गांधी जी के स्वराज के मतलब को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। जैसे कि रूरल एरियाज़ में गांव के लोगों में जो लीडर्स होते थे उन्होंने इसको क्या इंटरप्रेट किया, क्या आइडिया बताया? उन्होंने बताया कि गांधी जी ने ये मैसेज दिया है कि आप टैक्स को पे मत करो, लेकिन गांधी जी ने ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। वैसे ही शहरों में भी हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रूटलेस रहा। एंड पे गांधी जी को इसको वापस लेना पड़ा, इस मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। अब देखिए जो प्लांटेशंस के लिए स्वराज का क्या मतलब रहा। प्लांटेशंस एक एक्ट लाया था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल रूल में, कि जो लोग प्लांटेशन का काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो काम नहीं छोड़ सकते। लेकिन वर्कर्स ने क्या इंटरप्रेट किया? उन्होंने इंटरप्रेट किया कि हाँ यहाँ पे हिंदुस्तान में गांधी राज इस्टेब्लिश हो गया, यानी कि गांधी का ही राज चलेगा, जो गांधी कहेगा वो ही हो लेगा। इसी वजह से उन्होंने अपना एक्ट वायलेट कर दिया। जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट डाला था कि प्लांटेशन का काम आप लोग नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू स्टे देयर एज लॉन्ग एज दे वांट, उन्होंने उसको वायलेट करते हुए वो काम छोड़ के अपने अपने घरों में चले गए। और उसका नतीजा क्या निकला कि उनको बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ी पुलिस वालों से। दे वर बीटन बाय द पुलिस। और आखिरकार क्या हुआ? 1922 में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले ली शौरी शौरा इंसिडेंट के बाद। एक और चीज़ रिलेटेड है, एक फैक्ट है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी 1 अगस्त 1920 में आई थी। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक, जो इंडिपेंडेंस के पहले लीडर कहा जाता है, उनको एक्सट्रीमिस्ट थे, रेडिकलिस्ट थे, उनकी डेथ भी उसी दिन हुई थी। जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने विड्रॉ की, गांधी जी को एक बात का रियलाइज़ हुआ। वो क्या बात थी? उनको इस बात का रियलाइज़ हुआ कि जब भी कुछ शुरू करना है, कोई स्ट्रगल मूवमेंट शुरू करनी है, मास स्ट्रगल, तो यू हैव टू ट्रेन देम फर्स्ट। मतलब इंडियंस को पहले एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद मास स्ट्रगल को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आ गई हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? सिविल हो गए लोग, आम लोग, डिसओबीडियंस हो गया ओबे ना करना, ना मानना, यानी कि सरकार की किसी भी बात को ना मानना। ये मूवमेंट गांधी जी ने 1930 में लाई थी। उससे पहले क्या हुआ चलिए देखते हैं।
कई पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, CR दास। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर हमें ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करना है तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें सरकार का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की 1922 में। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स जो थे, उन्होंने लेकिन स्वराज पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने उनकी सोच के साथ एंटी थे उनकी सोच के साथ। उनको लगा कि हमें और रेडिकल मास एजिटेशन चाहिए और हमें इनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट्स लानी पड़ेंगी, जिन मूवमेंट्स के थ्रू हमें आज़ादी मिल सकती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स तो आया, लेकिन किसी वजह से आया होगा। क्या रीजंस थे? दो मेन रीजंस थे। एक था साइमन कमीशन ऑफ 1927 और दूसरा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। अब एक एक करके हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम साइमन कमीशन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था, तब इंडियन मेंबर्स काफ़ी सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में थे। उन लोगों ने, जो इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने इस एक्ट को एक्सपोज किया, इसके ड्रॉबैक्स बताए कि ये इंडियंस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये बताया। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया 1927 में, कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए इंडियंस के लिए। लेकिन अब अगर ये इंडियंस के लिए बदलाव लाने के लिए है तो कोई तो इंडियन मेंबर साथ में होना चाहिए था, लेकिन इसमें 7 मेंबर थे और 7 में से एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, सब के सब ब्रिटिशर्स थे। इसके चेयरमैन का नाम था सर जॉन साइमन। इंडियंस ने इसको बॉयकॉट कर दिया, यानी कि इसको अपनाया नहीं, इसका वेलकम नहीं किया। क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन इट, कोई भी इंडियन मेंबर 7 में से नहीं, एक भी नहीं था। इसके अलावा इस जो रिफॉर्म आया था, इसमें कोई भी स्वराज का नाम ही नहीं था। और इंडियंस चाहते क्या थे? इंडियंस की फर्स्ट प्रायोरिटी थी ही स्वराज, और इसमें उसके बारे में कोई बात ही नहीं थी। तो इस वजह से इन्होंने इनको बायकॉट कर दिया साइमन कमीशन को, और इन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। जब कमीशन इंडिया में पहुंचा 1928 में, इसको डिमॉन्स्ट्रेशंस का सामना करना पड़ा बैनर्स के साथ। उस बैनर पे क्या लिखा हुआ था? हर बैनर पे लिखा था गो बैक साइमन, यानी कि साइमन वापस चले जाओ। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज किया लाहौर में, जिसके तहत लाला लाजपत राय, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर थे, रेवोल्यूशनिस्ट थे, मॉडरेटिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। ही वॉज सकम टू हिज इंजरीज। उनको इतनी ज़्यादा लाठीचार्ज हुई कि वो उनकी डेथ ही हो गई। सेकेंड रीज़न क्या था? सेकेंड रीज़न था ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे थे। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे बहुत भयंकर असर पड़ रहा था इस चीज़ का, डिप्रेशन का। प्रोडक्शन बहुत कम हो रही थी। पॉवर्टी जो है 1930 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टैक्सेस हाई होने की वजह से भी, जो कि टैक्सेस ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे ख़त्म करने चाहिए थे। डिप्रेशन की वजह से उन्होंने वो टैक्सेस भी ख़त्म नहीं किए थे। तो ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से ग्रेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये मूवमेंट लाने से पहले गांधी जी ने वाइस रॉय लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम कॉलोनियल इंडिया का हेड हुआ करता था, उसको वाइस रॉय बोला करते थे। तब वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी, जैसे कि साल्ट टैक्स को ख़त्म कर दो, लैंड रेवेन्यू को कम कर दो, ये सारी चीज़ें रखी थी। लेकिन लॉर्ड इरविन को ये बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगा, उसने ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद भी गांधी जी ने उनको एक लेटर भी लिखी, जिसमें उन्होंने 11 मार्च 1930 का उनको अल्टीमेटम दिया कि 11 मार्च 1930 तक आप मेरी 11 डिमांड्स पूरी कर दो, नहीं तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, बहुत नॉन सीरियसली लिया गया गांधी जी को और उनकी मूवमेंट को। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया, यानी कि लोगों को गवर्नमेंट की किसी बात को ओबे नहीं करना। इसके लिए गांधी जी ने किसको इस्तेमाल किया? गांधी जी ने सॉल्ट को, यानी कि नमक को सिंबल बनाया, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था जिसको खरीदने के लिए। तो गांधी जी ने क्या किया,
गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च की गुजरात से, वो साबरमती आश्रम था उनका जहाँ पे, वहाँ से वो निकल गए कई अपने फॉलोअर्स के साथ। कहाँ पहुँचे वो? गए 400 किलोमीटर की दूरी पे डांडी बीच था, वहाँ तक पैदल गए और वहाँ पे जाके उन्होंने नमक हाथ में उठाया और इसी के साथ उन्होंने सॉल्ट ला ब्रेक कर दिया। उन्होंने उस टाइम पे प्राइवेट मैन्युफैक्चर सॉल्ट को करने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इलीगली सॉल्ट को प्राइवेटली मैन्युफैक्चर करवाया और किया। इससे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी, यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स को डिसओबे किया। बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने लगी इलीगली लार्ज स्केल पे। इससे क्या हुआ? टैक्स जो सॉल्ट पे लगता था वो लोगों ने देना छोड़ दिया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ऑब्वियसली कॉलोनियल गवर्नमेंट को गुस्सा आना ही था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। गांधी जी भी अरेस्ट हुए थे, उनके अलावा 60,000 इंडियंस जो है उनको अरेस्ट कर दिया गया। इसके साथ ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया और उन्होंने फिर से डिसाइड किया इरविन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए इरविन ने उनको कहा कि आप इसको रोक दो। गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकना, लेकिन उनको रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको बदले में कहा कि हम तुम्हारे 60,000 प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया और बदले में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टॉप कर दिया। साथ ही साथ इरविन ने ये भी कहा कि तुम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होगा, जहाँ पे आप चाहिए पार्टिसिपेट कीजिए। और गांधी जी चले गए लंदन सरोजनी नायडू के साथ चले गए, और वहाँ पे उनको एक उम्मीद थी कि शायद अब हमें आज़ादी मिलेगी, स्वराज मिलेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन जो है इंडियंस के लिए नहीं लिया गया और गांधी जी बड़ी दुखी होके वापस अपने देश आ गए। और देश आने के बाद ही उन्होंने वापस से इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट कर दिया। लेकिन लोगों में इतना जोश नहीं था उस टाइम पे, इस वजह से 1934 में लोगों को गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह से स्टॉप करना पड़ा। इसी के साथ हम इस चैप्टर को इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल हम मिलेंगे इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।